क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, क्या है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। कल मैंने समझा दिया था, देखो जिसमें जो ब्लड लेता है ना उसमें हम देखते हैं हमेशा एंटीबॉडी। अच्छा, किसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? जिसमें दोनों एंटीजन होंगी, और दोनों एंटीजन किसमें होती है? ए बी में। यानी ए बी क्या होता है, वो सबका ब्लड ले सकता है, और ओ जो होता है वो सबको ब्लड दे सकता है। क्लियर? एक बात और यहां याद रखना, ब्लड में एक चीज और होती है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। तो जैसे मैंने दो एंटीबॉडी आपको पढ़ाई ए और बी, इनके कारण से ब्लड ग्रुप बनते हैं। एक हुआ तो ए, दूसरा हुआ बी तो बी, दोनों हुए तो ए बी, कोई सा नहीं हुआ तो ओ। एक और एंटीबॉडी होती है जिसका नाम होता है आर एच। जिसके पास आर एच होती है वो प्लस होता है, जिसके पास आर एच नहीं होती है वो माइनस होता है। यानी ए प्लस वाले के अंदर दो एंटीजन हैं, एक तो ए और एक आर एच, तब वो प्लस है। ए माइनस वाले के पास आर एच नहीं है लेकिन ए वाली है। बी वाले के पास, बी प्लस वाले के पास बी एंटीजन है और आर एच भी है, तभी वो बी पॉजिटिव है। अच्छा, ए बी प्लस के पास तो आप कहेंगे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है। समझ रहे हैं इस बात को? अब आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगी? ऑप्शन दो हैं, ओ प्लस और ओ माइनस। जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, आप कहेंगे ओ माइनस। रीजन, ओ प्लस के पास आर एस तो है। ठीक है, हमेशा दाता की क्या चेक करते हैं हम? एंटीजन। तो आप बताइए कौन सा ऐसा एंटीजन है, कौन सा ऐसा दाता है जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है? इसलिए हमेशा ध्यान रखना ओ सर्वदाता है, लेकिन ओ सर्वदाता में भी सबसे खतरनाक दाता कौन है? ओ माइनस। क्यों? क्योंकि ओ प्लस के पास तो आर एच है ना, लेकिन दाता के पास कोई सी एंटीजन नहीं होनी चाहिए। समझे अब बात? अब जो ब्लड लेता है, जो ब्लड लेता है यानी ग्राही, उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताइए किसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है? तो आप कहेंगे ए बी पॉजिटिव। रीजन, ए वाले ए बी के पास ए एंटीबॉडी भी है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आर एच एंटीजन भी है। और जिसके पास तीनों एंटीजन हैं उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। तो चूंकि ए बी प्लस के पास तीनों एंटीजन होती हैं, इसलिए उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। समझे? इसलिए ये किसी का ब्लड भी ले सकता है। तो एक नियम याद रखना, ए बी प्लस होता है सर्वग्राही और ए बी माइनस ओ माइनस होता है सर्वदाता। और नियम यहां एक ही है कि ए बी प्लस के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। और इसका एक नियम है, कोई एंटीजन नहीं। जिसके पास एंटीजन नहीं होगी कोई भी, वो दाता। जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी वो सबसे बेहतर ग्राही। ये नियम किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए, आया कि नहीं आया? क्यों है प्लस माइनस? तो आपको ढूंढ लेना है, अगर दाता पूछ रहा है तो उसके पास कोई एंटीजन नहीं होनी चाहिए, और अगर ग्राही पूछ रहा है तो उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, वो सबसे बेहतर माना जाएगा। क्लियर है? बताइए, क्लियर? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ये करी थी कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है। अच्छा, एक बात और सकना, अगर आपसे पूछे आर एच फैक्टर की खोज किसने करी थी, तो ये दोनों लोगों ने करी थी। आर एच फैक्टर जिसके कारण प्लस माइनस होता है, इसकी खोज करी थी बीनर व
स्टेनर ने, यानी लैंड स्टेनर और वीनर ने, ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। और इन्होंने जिस बंदर से इसको खोजा था उसका नाम था रीसस। तो रीसस नामक बंदर से खोजा था, इसलिए इसको जो है मतलब, अगर ये भी सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई कि किस बंदर से खोज की गई थी RH फैक्टर की, रीसस नामक बंदर से खोज की गई थी। इसके कारण से ब्लड क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव होने का रीजन ये है। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का जीव किस जीव से संबंधित है? और क्या नाम है? रीसस मंकी, रीसस बंदर। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा? एनीमिया। ये किसकी कमी के कारण से होता है? आयरन की कमी के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन मतलब आयरन की कमी होगी तभी ये होगा। ठीक है। मलेरिया तो आपको पता होगा, ये होता है एक प्रोटेस्टा होता है, ये एक परजीवी टाइप होता है, परजीवी से होता है ये, और परजीवी का नाम होता है प्लाज्मोडियम। पता है आपको? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है। ये एकल कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा होता है ना, अमीबा पैरामीशियम, वैसे एक सिंगल सेल एकल कोशिकीय जीव है ये, एकल कोशिकीय प्लाज्मोडियम, एकल कोशिकीय होता है प्लाज्मोडियम। और जो ये एकल कोशिकीय जीव होता है प्लाज्मोडियम, ये एक मच्छर पर रहता है, और जिसका नाम है मादा मच्छर एनाफ्लीज। एनाफ्लीज ऐसे नहीं, नर मच्छर कभी काटता नहीं है, हमेशा खून मादा मच्छर ही पीती है। ठीक है। नर मच्छर तो केवल लार्वा से जिंदा रहता है, वो केवल आवाज करता है। जो डैने खून पीने के लिए होते हैं वो केवल मादा के होते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी खून की बीमारी होगी, मतलब परजीवी को आपके ब्लड में डालेगी ना, वो हमेशा मादा डालेगी, नर नहीं डालता। हाँ ठीक है। नर मच्छर खून नहीं पीता भाई, शरीफ होता है बेचारा, बस खाली चिल्लाता रहता है थोड़ा, इसलिए मारा वही जाता है। ठीक है। ये विटामिन सी की कमी से होता है, सी की कमी से। और इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून आता है इसमें। डायबिटीज वो बीमारी है जिसमें खून मीठा हो जाता है, यानी ब्लड में लेवल बढ़ जाता है ग्लूकोज का, ये होती है इंसुलिन की कमी से। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, इंसुलिन की कमी से। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की कमी से, मलेरिया एक परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण से होता है, बट ये जो मच्छर है वो छोड़ता है आपके ब्लड में, मादा मच्छर। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है। ठीक है। और डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, हो गया क्या? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, खून की थैली किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पिलिहा या तिल्ला, इसे खून की थैली कहते हैं। और ध्यान रखना, इसी में आरबीसी मरती हैं, इसलिए इस कारण से इसे क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो इसे ही कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है?
हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? एक है प्लाज्मा में उपस्थित कौन सी प्रोटीन मुख्य रूप से रक्त के थक्के के निर्माण के लिए सहायक होती है? देखो जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होती हैं जिन्हें प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। इनमें एक होती है एल्बुमिन, एल्बुमिन, एक होती है ग्लोबुलिन, एक होती है प्रोथ्रोम्बिन और एक होती है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और एक होती है ये, इसे कहते हैं फिब्रिनोजन। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो क्या बनेगा? पहला, एल्बुमिन क्या होती है? एल्बुमिन जो है ये आपकी बॉडी में पानी को कंट्रोल करती है, रक्त में जल कंट्रोल, यानी आपके ब्लड में कितना पानी रुकेगा, कितना पानी आपकी सेल्स में आ जाएगा। देखिए पानी आपकी बॉडी में दो जगह होता है, एक तो आपकी कोशिकाओं में भरा हुआ होता है, दूसरा आपके रक्त में होता है। अब पानी रक्त में कितना रहेगा, ब्लड में कितना रहेगा और आपकी सेल्स में कितना रहेगा, ये डिपेंड करता है किस पर? एल्बुमिन पर। अब देखिए एल्बुमिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये सामान्यतः है जब भी कम होगी बॉडी में तब रक्त में पानी कम हो जाएगा और पानी निकल करके आपकी सेल्स में जमा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें एल्बुमिन की कमी हो जाती है, तो एल्बुमिन की कमी होते ही उनके रक्त से पानी निकलता है और उनके स्किन खाल में जमा हो जाता है, स्किन में, इसलिए उनका शरीर आपको थोड़ा सूजा दिखाई देगा। चूंकि वो ज्यादा बैठी रहती है तो वो सब लिक्विड उनका ज्यादातर नीचे जमा होता है पैरों में, जिससे पैरों में सूजन आ जाता है। और इसके कारण से जो सूजन आता है, इसके कारण से जो भी सूजन आता है उस सूजन को हम कहते हैं एडमा, इसको कहते हैं एडमा, एडमा, इसको एडमा कहते हैं। तो कौन सा रोग हो जाता है? एडमा रोग, यानी इसे बोलते हैं एडमा। तो आपने सुना होगा गर्भवती महिला कहते हैं पैर भारी हो गए। पैर भारी का मतलब है बॉडी में एल्बुमिन कम हो गया। एल्बुमिन कम क्या हुआ? बॉडी से एल्बुमिन बाहर निकल रहा है यूरिन के माध्यम से। ऐसे गर्भावस्था में होता है, कुछ चेंज के कारण से बाहर निकल जाता है। जिसकी किडनी में प्रॉब्लम होती है उसका भी एल्बुमिन बाहर निकल जाता है, बॉडी में रुकेगा ही नहीं एल्बुमिन। अब नहीं रुकेगा तो क्या होगा? पानी कम हो जाएगा, रक्त में पानी जमा हो जाएगा आपके ऊतकों में। जैसे आप देखिए जिसकी किडनी या लीवर वगैरह खराब होते हैं ना, उसका पहला सिम्टम हो जाता है उसके फेस पे सूजन आना शुरू हो जाएगा। अगर किसी के लास्ट कोई व्यक्ति बहुत दारू पीता है और लास्ट टाइम पे उसका मुंह सूजने लगा तो समझ जाओ लास्ट चल रहा है। ये सिम्टम है, ये एडमा है, पानी रिलीज एल्बुमिन कम हो चुका है और इसका रीजन है किडनी वगैरह की समस्या है, तकलीफ समस्या है किडनी और लीवर की, दोनों में दिक्कत आ चुकी है और व्यक्ति की डेथ हो सकती है। ये होता है एल्बुमिन। समझ रहे कि नहीं? ग्लोबुलिन ठीक है, इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं है, प्रतिरोधक एक प्रोटीन है। ये दोनों प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये भैया रक्त का थक्का जमाती है। जब चोट लग जाती है, जैसे आम भाषा में आप कहते हैं जी खुरंट जम गया, ये खुरंट जमता है ना, वो एक प्रोसेस है, ऐसी नहीं होती वो हवा में। वो देखो कितनी बड़ी प्रोसेस है। जहां पे चोट लगेगी वहां पे प्लेटलेट्स जो होंगी वो निकालेंगी थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलेगा, क्रिया करेगा प्रोथ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन बनाएगा, ये क्रिया करेगा कैल्शियम से, प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएगा, वो क्रिया करेगा फिब्रिनोजन से, फिब्रिन बनाएगा। फिब्रिन होती है एक प्रोटीन, एक ऐसी प्रोटीन जालीदार, वो जालीदार प्रोटीन बनेगी वहां पर और वो रोक देगी रक्त की कणिकाओं को कि भैया तुम बाहर मत आइए, अंदर रुकी रहिए।
इसलिए रक्त का थक्का जमाने में जो रोल है वो 3 चीजों का है। नंबर 1 प्लेटे प्लस, नंबर 2 प्रोटीन, कौन कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, प्लस कैल्शियम। अगर रक्त में कैल्शियम नहीं होगा तो समझ जाना भाई फिर लफड़ा। तो आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे कौन सा खनिज रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा होता है, कैल्शियम। क्लियर, कौन सा खनिज। तो देखिएगा आंसर क्या है, प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक होता है, कौन सा लगाओगे आंसर, ये लगाएंगे, ठीक है, फिब्रिनोजन। रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं तो रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्लेटलेट्स निकालती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखो सब ऑप्शन एक जैसे दे रखे हैं। अच्छा, हिपेरिन क्या करता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। बाकी ये सब तो थक्का जमाते हैं, बट इसमें पूछ रहा है प्लेटलेट्स कौन सी निकालती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालती है। ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या होता है, देखिए आरबीसी का मैं आपको एक गेम बताता हूं। आपकी बॉडी आरबीसी या कोई भी सेल्स उस हिसाब से बनाएगी जितनी जरूरत है। अच्छा, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का वहन करना। जब ऑक्सीजन की बॉडी को ज्यादा जरूरत होगी तो आरबीसी ज्यादा चाहिए, और जब कम जरूरत होगी तो आरबीसी कम चाहिए। तो अब बताइए, सोते हुए ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है या कम, कम, तो बॉडी में आरबीसी कम बनेंगी। जब आप पहाड़ों पे जा रहे हो, ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, तब क्या होगा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है तो आरबीसी बढ़ेंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सोते हो तो बॉडी में आरबीसी घट जाती है, ठीक है। जब आप सोए हुए होते हो ना, तो उस समय पर बॉडी क्या हो जाती है, आपकी आरबीसी घट जाती है, ठीक है। उसके बाद में जब आप क्या बोलते हैं, पहाड़ पे या कोई भी मेहनत कस काम करते हो, तब आपकी बॉडी में आरबीसी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ऊंचाई वाले स्थानों जैसे पहाड़ों पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संख्या बढ़ जाएगी। और सोते हुए पूछेगा तो, ठीक है, बात समझ। कह रहा है रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, ब्लड में, मतलब ब्लड को जमने नहीं देता रक्त वाहिकाओं में, कौन सा है, हिपेरिन है, हिपेरिन। अच्छा, अब एक बात यहां पे ये आती है, ठीक है, जब चोट लग जाती है तब खून जम जाता है, तब हिपेरिन कहां चला जाता है, जैसे अंदर है हिपेरिन नहीं जमने दे रहा है, बट अब चोट लग गई है तब हिपेरिन कहां चला गया, तो होता यह है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो हिपेरिन को निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण से खून जम जाता है। अगली बात आती है कि जब ब्लड बैंक वाले जो होते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, तो सीधी सी बात है, खून हवा में आने पर जम जाता है, पर उनका खून नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है, क्योंकि वो उसमें एक पदार्थ मिलाते हैं जिसे सोडियम साइट्रेट कहते हैं। सोडियम साइट्रेट क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को निष्क्रिय कर देता है, और जैसे ही कैल्शियम, इसकी आपको पता है रक्त जमने के लिए क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, जमने के लिए कैल्शियम होना चाहिए। अब उन्होंने ब्लड निकाला, वो थैली में पहले से डाल के रखते हैं सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट क्या करेगा, जैसे ही ब्लड आएगा उसके सब कैल्शियम को खत्म कर देगा, ब्लड जमेगा ही नहीं। तो ब्लड अगर नहीं जमने देना है तो उसमें कैल्शियम नहीं होना चाहिए, और कैल्शियम को निष्क्रिय एक चीज करती है जिसे हम सोडियम साइट्रेट कहते हैं। इसलिए जो ब्लड बैंक वाले होते हैं वो खून में क्या मिलाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन के जवाब दे दो मेरे को। जो रक्त है वो रक्त वाहिकाओं में क्यों नहीं जमता है, हिपेरिन के कारण से, ठीक है। किस खनिज के कारण से जमता है, किस प्रोटीन के कारण से जमता है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। और जब बाहर निकालते हैं रक्त ब्लड बैंक वाले, तब वो क्या मिलाते हैं जिससे कि ना जमे, सोडियम साइट्रेट। तीनों बात याद रखना। अगला, लाल रक्त कणिकाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला, स्तनधारियों की परिपक्व लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो हम होते हैं मैमेलिया ग्रुप के जो लोग हैं, क्या उनके आरबीसी में केंद्रक होता है, नहीं होता है, सही है। आरबीसी का विनाश मुख्य रूप से प्लीहा में होता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आरबीसी के परिपक्व होने में मदद करता है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। देखिए विटामिन B12 इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन, इसे साइनोकोबालामीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक पदार्थ होता है जिसे कोबाल्ट कहते हैं। अच्छा, फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन होता है? मेनाइन। अब देखिएगा ये दोनों एसिड वो हैं, दोनों ऐसे विटामिन हैं इनके बिना आरबीसी वर्क नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो आप मुझे बताइए आरबीसी काम नहीं करेगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का वहन नहीं होगा, इस बीमारी को क्या कहते हैं? एनीमिया। भाई हीमोग्लोबिन नहीं है तभी तो ऑक्सीजन का वहन नहीं हो रहा, एनीमिया। यानी जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी फील होती है, सुस्ती आती है, नींद ज्यादा आती है, उसे एनीमिया कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन है किस खनिज के कारण से एनीमिया होता है, किस खनिज मिनरल्स के कारण, कमी के कारण, आयरन, किस विटामिन की कमी के कारण एनीमिया होता है? B12 और B9। तो ये B12 याद रखना। और इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं सबकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। हम लोग B12 की कमी से जूझ रहे हैं, साइनोकोबालामीन B12। और ये एक तो आपने विटामिन D पढ़ा होगा, उसके कारण से हड्डियों में दर्द हो रहा है। और आजकल महिलाओं के देखो जोड़ों में दर्द है, उसका एक रीजन विटामिन B12 की कमी है। सुस्ती, थकान, नींद, इसका एक रीजन B12 की कमी है, साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? तीनों। श्वेत रक्त कर्णिकाओं के बारे में विचार करनी है। पहला, न्यूट्रोफिल भक्षी कोशिकाएं होती हैं। मैं बता दूं भक्षी कोशिकाएं क्या होती हैं? जो जहर वहर को या बाकी फालतू की चीजों को नष्ट कर देती, जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। सही है। न्यूट्रोफिल पढ़ी थी। जो ग्रेनुलोसाइट थी उसमें मैंने आपको 3 पढ़ाई थी, वैसोफिल, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल। बैसोफिल हिस्टेमाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन निकालती हैं। मैंने इनमें से आपको 2 पढ़ाए थे। एक हिस्टेमिन पढ़ाया था जिसके कारण से ततैया काटते हैं, सूजन आ रहा था, याद है? हिस्टेमिन पढ़ाया था ना। एक सेरोटोनिन और होता है, जैसे आपकी कोई नस कट जाए, नस कह रहा हूं, हाथ कटे तो शुरू में ब्लड तेज निकलता है ना, बाद में स्लो हो जाता है। जितनी तेज शुरू में निकलेगा उतनी तेज बाद में नहीं निकलेगा, यानी जो कैपिलरीज होती है वो सिकुड़ जाती है, वो इसके कारण से रक्तवाहिका सिकुड़ती है। और हिपेरिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई हिपेरिन ही है। वो है जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। लिम्फोसाइट्स शरीर में प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है। बट मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, एंटीबॉडी कौन सी बनाती है, टी या बी? टी बनाती है। टी पहचानती है, बनाती कौन है? टी लिम्फोसाइट पहचानेगी और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगी। तो आंसर क्या होगा इसमें? तीनों सही है। नेक्स्ट, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। क्षतिग्रस्त ऊतक और प्लेटलेट्स मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन का विमोचन करती हैं। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदलने के लिए मैग्नीशियम आयन अनिवार्य है। मैंने अभी पढ़ाया था, क्या जरूरी होता है? कैल्शियम होता है भाई। रक्त का थक्का जमाने के लिए जरूरत कैल्शियम की है, ना कि मैग्नीशियम की। ये स्टेटमेंट गलत है, पकड़ो जल्दी उसे वहां से। फिब्रिन के घुलनशील धागों के जाल में रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं और थक्का बन जाता है। लास्ट में इसी का तो बनता है खुरंट, फिब्रिन, जिससे ब्लड बाहर नहीं आता। तो लास्ट में फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है। तो ये सही है स्टेटमेंट, बीच वाला गलत। आप केवल देखो गलत को पकड़ा करो। आपने दूसरा गलत कर दिया, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, यानी ये आंसर नहीं बनेगा, आंसर बी होगा। इसे बोलते हैं एलिमिनेट करना। और अगर एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हो इस बार, तो एलिमिनेशन सीख लो। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अब हर एक एग्जाम इंडिया में यूपीएससी की तर्ज पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोला है कि आप ये बताइए यूपीएससी का पेपर क्यों आउट नहीं होता है? तुम्हारे क्यों होते हैं? तुम्हारे में सोल्वर क्यों पकड़े जाते हैं? रीजन कि भैया पेपर का लेवल ऐसा होता है कि हम उसे बच्चा आधे घंटे में कर लेगा अगर उसे पेपर मिल जाए तो कैसे करें कि पेपर आउट ना हो? पेपर जब पेपर लेंदी हो, पेपर बड़ा हो,
ठीक है, कूट उसमें दिए गए हों, तब वो थोड़ा मुश्किल होता है कि वो, क्योंकि देखो ज्यादातर पेपर कई बार क्या हो जाता है ना, स्कूल पेपर होते हैं स्कूल से आओ, देखो स्कूल में पेपर 1 आध घंटे पहले आ जाता होगा, 2 घंटे पहले। अब जो पेपर होल्ड रूम है वहां से वहां पर आएगा, खुलेगा, तो सीधी सी बात है, जो टीचर है भाई कहां समय 4 फोटो खींच के कहीं से पेपर के करा करके भेज दी। लेकिन अगर पेपर लंबा होगा, उसके पास क्वेश्चन पेपर आंसर थोड़ी है। यूपीएससी का पेपर एक बंदे को दे दो, 3 घंटे दे दो और कमरे में बंद कर दो, किताबें दे दो आप उसे पूरी दुनिया की, वो आंसर नहीं निकाल सकता 10 के। अच्छा मोबाइल दे दो तो भी उसे भारी पड़ जाएंगे, और आधे के तो गलत निकालेगा, क्योंकि गूगल भी सही नहीं बताएगा, जेएमनी भी 10 के गलत भी बता देता है, 10-12 के वो एक्सप्लेनेशन के साथ गलत बताता है, और ठोक पीट के ऐसे बताता है जैसे सब कुछ सही है, पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के देगा लेकिन वो गलत ही होगा। ठीक है, तो इसलिए अब हो सकता है हर आयोग इसको फॉलो करे, यूपीएससी को मजबूरी है और कुछ नहीं है। देखना भला एनटी का पेपर कैसे जाएगा, ये क्योंकि इनके पास एक ही तरीका है, यूपीएससी को फॉलो करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। तो पिछली बार एसएससी के एग्जाम में ईडूपीटी ने करा था फॉलो, 10, 12, 15 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले पूछे थे, कम थे। इस बार ऐसे ना ऑनलाइन से स्टेटमेंट 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 हो कुछ भी सकता है। क्वेश्चन करिए, मानव रक्त समूह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी की सतह पर मौजूद एंटीजन के आधार पर होता है। ठीक है, तो ये तो सही है, यानी रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, दोनों एंटीजन। अच्छा, जिसके में होंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी बनेगा। रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी नहीं होती है ना, एंटीजन तो होती है, एंटीबॉडी नहीं होती है, तो आंसर क्या होगा पहला, और तो आंसर होगा सी। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक ऐसा, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखिए गेम क्या होता है। मैंने आपको सिस्टम बताया था कि हमेशा ऑक्सीजन क्या होगी, किसके साथ जुड़ के जाएगी, आयरन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन पे आयरन है, और हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा हुआ होता है, आरबीसी। अब देखिए हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की मोहब्बत अच्छी है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के बीच की मोहब्बत भी अच्छी है, इसलिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को बैठा लेता है और कोशिका तक छोड़ाता है, और जब उधर से वापस आता है तो CO2 को बैठा के लिए आता है और फेफड़ों में छोड़ देता है, और एक क्रम चलता रहता है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक जाती है और कोशिकाओं से CO2 फेफड़ों तक आती है। इन दोनों से खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, एक होती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन की बहुत चहेती है, ये इतनी चहेती होती है कि हीमोग्लोबिन इसको एक बार पकड़ ले तो फिर छोड़ता ही नहीं, फिर तो इधर से भी इसे लेके जा रहा है, उधर से भी इसे लेके आ रहा है। ठीक है, ये गेम चलता है, और मजे की बात है उतारता भी नहीं, कहीं लेके घूमता रहता है खून में। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन जब CO से जुड़ता है ना, तो एक परमानेंट स्थायी बॉन्ड बनता है, वो टूटता नहीं। लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अस्थायी बॉन्ड बनाता है, CO2 के साथ अस्थायी बॉन्ड बनाता है, यानी वो छोड़ता रहता है दोनों को। इसलिए CO हमारे लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि मान लीजिए अपनी बॉडी में जितना हीमोग्लोबिन है, अगर हमने CO गैस ले ली, फेफड़ों में ले ली, तो हीमोग्लोबिन पहले किसको बैठाएगा, उसके बाद छोड़ेगा भी नहीं कभी, तो फिर ऑक्सीजन का काम खत्म, फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी कोशिकाओं तक और आदमी की हो जाएगी डेथ। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप मर जाएंगे। जैसे किसी को अगर मारना है तो आपने किसी को नशे में कर दिया, एक कमरा है, उस कमरे में आपने अंगीठी रख दी और कमरा बंद कर दिया। अंगीठी से क्या होता है, अखंडी जितनी भी चीजें जलने वाली होती है ना, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो वो नशे में पड़ा रहेगा। धीरे धीरे बॉडी में हीमोग्लोबिन CO के साथ बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आदमी का दम घुटने से मौत हो जाएगी। ना जाने पुरानी
अनपढ़ महिलाओं ने, माओ ने अपने नवजात शिशुओं को इसी बेवकूफी के कारण से मार दिया। रात को बच्चे को ठंड ना लगे, प्यार के खातिर चूल्हे की राख निकाल के कमरे में सरका दी कि बच्चा गर्मी में रहे आराम से। रात को क्या हुआ, वो धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चे के अंदर गई। कितने से फेफड़े होते हैं, कितनी सी उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा, वो ऑक्यूपाइड हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, सुबह बच्चा मर गया। तो ये ध्यान रखिएगा। कहां कहां से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड? दहन जहां होता है वहां से। गाड़ियों से निकलती है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी आप गाड़ी के एक पीछे सलेंसर में एक पाइप डाल के और एक पाइप अंदर डाल के और चढ़ा के अगर सो जाएं तो भी आपको कोई फिर उठाएगा नहीं, सोते रहोगे परमानेंट जिंदगी भर। विदेशों में ऐसा कुछ लोगों ने करा है, मारने के लिए प्लानिंग, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक अस्थायी यौगिक बनाता है। अस्थायी बनाता है, दोबारा से छोड़ता रहता है बार बार। हीमोग्लोबिन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड की रक्त से जुड़ने की क्षमता लगभग 200 गुना ज्यादा होती है। तो देखो प्यार कितना है हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है, 200 टाइम्स ज्यादा। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अत्यंत स्थायी यौगिक बनाता है, ठीक है, ठीक है। एक गाना बनना चाहिए इस पे, जैसे वो था ना, मैं तेरा एम्पलीफायर, कुछ था ऐसे गाना, क्या था वो गाना, सुना था एम्पलीफायर वाला, क्या था भाई को बताया? वो था, क्या था, बूफर और एम्पलीफायर के नाम से था ना, वो कौन सा सिंगर था? तुम लोगों ने सुने नहीं क्या गाने? हाँ, इमरान खान का था शायद, कि बूफर और बूफर तू मेरी, मैं तेरा एम्पलीफायर। ये गाना होना चाहिए, CO तू मेरी, मैं तेरा हीमोग्लोबिन, ठीक है। एक बार पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं भाई, ठीक है। अगला, रक्त के संबंधित निम्नलिखित विकृतियों की चर्चा करनी है। कौन सा वो है? पहला है एनीमिया, रक्त में हीमोग्लोबिन या RBC की संख्या में कमी होना, एनीमिया कहलाता है। एक है लुकेमिया। लुकेमिया क्या होता है मैं आपको बता दूं, लुकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं, लिख लेना इसे। देखो ल्यूको शब्द जहां लग जाए ना उसका मतलब सफेद से होता है। ब्लड कैंसर क्या होता है पहले मुझे बताओ, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स कहां बनती है? बोन मैरो में, बड़ी हड्डियों में। हमारे बोन मैरो में जब प्रॉब्लम हो जाती है ना, जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है, तो होता क्या है, एक उम्र के बाद में RBC से ज्यादा WBC बननी शुरू हो जाती है। देखिए आपके ब्लड में सबसे ज्यादा है RBC, सेकंड नंबर पे प्लेटलेट्स, सबसे कम होती है WBC। और धीरे धीरे क्या होता है, WBC ज्यादा बननी शुरू हो जाती है और RBC कम होनी शुरू हो जाती है। WBC का ज्यादा होना और RBC का कम होना, कौन से सिम्टम पैदा हो जाएंगे? एनीमिया वाले। यानी आदमी को नींद ज्यादा आएगी, आदमी को थकान होगी, ठीक है, ऐसा रहेगा उसको। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो RBC उसकी कम हो रही है, इसका रीजन है WBC का बढ़ना, और ये रीजन है बोन मैरो में डिसऑर्डर होना। इस बीमारी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर वाले बंदे के साथ समस्या क्या आती है? ब्लड कैंसर वाले को थकान होने लगती है, नींद आती है, सुस्ती आती है। तो उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर कहेगा जी इसके तो बॉडी में RBC है ही नहीं, WBC है। तो वो क्या होगा, बोले कि इसका ब्लड चढ़ाना पड़ेगा दूसरे का, क्योंकि इसकी बोन मैरो में चीजें सही नहीं बन रही है। तो क्या होगा, इसकी बॉडी का ब्लड निकालेंगे, नए बंदे का ब्लड इसके में चढ़ाएंगे। RBC की एज कितनी होती है? 120 दिन बाद फिर से RBC मर जाएंगी सब, इसमें WBC बढ़ जाएंगी और फिर से नया ब्लड चढ़ाया जाएगा। यानी ब्लड कैंसर वाले को हर 3-4 महीने में ब्लड क्या करना पड़ता है? एक्सचेंज करना पड़ता है। और इसका परमानेंट इलाज होता है बोन मैरो को रिप्लेस करना। यानी हड्डी जो है, उस बड़ी हड्डी जो थाई की हड्डी है, इसमें से क्या करते हैं कि एड़ी को काट करके और मशीन से अंदर से बोन मैरो खींच लेते हैं और उसके बाद नए व्यक्ति का बोन मैरो चढ़ाते हैं। तो ब्लड कैंसर का इलाज या तो बोन मैरो रिट्रांसप्लांट कराया जाएगा, रिप्लेस कराया जाएगा, इसकी कॉस्ट 28-30 लाख रुपए, और या फिर 1-1.5 लाख रुपए में ब्लड एक्सचेंज कराना पड़ेगा। खतरनाक बीमारी है ना। होने का रीजन क्या है? केवल बोन मैरो में दिक्कत। अच्छा, बोन मैरो किसके कारण से बनता है? जेनेटिकली। तो ये जेनेटिकली होता है समस्या।
ब्लड कैंसर। समझ में आया ब्लड कैंसर क्या है? ठीक है। अच्छा, WBC ज्यादा हो जाए तो ब्लड कैंसर, और अगर WBC कम हो जाए तो एड्स। जो एड्स का HIV का वायरस होता है ना, वो T और B लिम्फोसाइट को मारता है। तो HIV के वायरस के कारण से T और B लिम्फोसाइट कम होती है, खास करके T लिम्फोसाइट्स। उससे क्या होती है, WBC गिरती है। तो जब WBC बॉडी में गिरने लगती है ना, तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इस बीमारी को हम एड्स कहते हैं। दोनों में बैलेंस जरूरी है लाइफ में, ध्यान रखना। अगला है पॉलीसिथेमिया, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या का अत्यधिक गिर जाना है। सही है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? तीनों सही है। ABO, रक्त समूह प्रणाली में रक्त समूह का निर्धारण RBC की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ब्लड, बताइए। एंटीजन, एंटीजन है ना, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह A है और उसके शरीर में कौन सा एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी होगी? बताइए। अगर उसका ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन कौन सी होगी और एंटीबॉडी कौन सी होगी? क्लियर? किस रक्त समूह के A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती? AB। देखो अब आने लगे ना क्वेश्चन। अगला लगाओ 29वां। रक्त समूह O को सर्वदाता कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होती है, यानी इसकी RBC पर कोई एंटीजन AB नहीं होती है। आंसर होगा बी होगा ना। आप में से कितने लोग कल नहीं आए थे? उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, कल मैंने चैप्टर पढ़ा दिया था। आ रहा है भाई? नहीं आ रहा ना? और देखो तुम बता भी नहीं रहे हो। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने कल ये टॉपिक पढ़ा दिया था, नया चैप्टर भी शुरू होने वाला है 2 मिनट बाद, इंतजार करो। तो माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चे के संभावित रक्त समूह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको मुझे ये समझाना पड़ेगा कि माता पिता का ब्लड ग्रुप कैसे प्रभावित करता है बच्चे का ब्लड ग्रुप। देखो एक नियम ये याद रखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है, एक नियम ये आप समझ के रखिएगा कि मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ब्लड ग्रुप, माता का ब्लड ग्रुप A है और पिता का ब्लड ग्रुप हमने मान लिया O है। तो यहां पर आप ध्यान रखना, किसी का ब्लड ग्रुप अगर A है ना तो उसके अंदर 2 जीन होते हैं, ऐसे समझ लो। किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसके अंदर 2 जीन होंगे, एक जीन होगा IA, एक जीन होगा IO। किसी का ब्लड ग्रुप B है, इसके अंदर 2 जीन होंगे, IB, IO। किसी का ब्लड ग्रुप AB है, इसके अंदर 2 जीन होंगे, एक IA का, एक IB का। किसी का ब्लड ग्रुप O है, इसके अंदर 2 जीन होंगे, एक IO, एक IO। मैं आपको एक बात मतलब इसको समझाता हूं कैसे है ये। सामान्य तौर पर जीन जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक IA होता है, एक IB होता है, एक IO होता है। अगर किसी की बॉडी में ये वाला जीन पहुंच गया तो उसके अंदर जो एंटीजन बनेगी वो एंटीजन बनेगी A। अगर ये वाला पहुंच गया तो B बनेगी, और अगर ये वाला पहुंच गया तो कोई भी नहीं बनेगी। सीधा नियम है, 3 प्रकार के जीन होते हैं। अगर मेरी बॉडी में दोनों OO हुए तो कोई एंटीजन नहीं बनेगी, दोनों BB हुए तो B एंटीजन बनेगी, दोनों AA हुए तो A एंटीजन बनेगी। लेकिन एक A हुआ एक B हुआ तो A भी बनेगी और B भी बनेगी। एक A हुआ एक O हुआ तो O के कारण से कोई सी नहीं बनेगी, बट A के कारण से A वाली बन जाएगी। इसका मतलब ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको बताया, मान लो किसी व्यक्ति में एक जीन A वाला है, एक A वाला है, माता से A आया, पिता से A आया, तो इसके कारण से इसके अंदर ये एंटीजन बन जाएगी, इसके कारण से इसके अंदर भी एंटीजन बन जाएगी। अच्छा, दोनों AA भी होते तब भी A बनती, अगर दोनों B भी होते तब भी B बनती। लेकिन मैं कह रहा हूं एक O है एक A है तब भी A बनेगी, और ब्लड ग्रुप क्या होगा A। पर किसी के अंदर ये वाले 2 जीन हैं, एक A एक B, तो उसके अंदर AB, यानी दोनों एंटीजन बनेंगी। और एक व्यक्ति के अंदर दोनों OO हैं, यानी कोई भी एंटीजन, यानी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी अब आपको एक नियम समझ में आ गया
मैं अगर आपसे किसी का ब्लड ग्रुप बता दूं तो उसके अंदर आप 2 जीन बता दोगे कौन कौन से होंगे। बताओ, किसी के अंदर ओ ब्लड ग्रुप है, मान लो मेरा ओ है नहीं वैसे, बट कौन से जीन होंगे मेरे अंदर? दोनों आईओ आईओ। मेरा ए भी है तो आई ए, एक आई बी होगा। मेरा ए है तो आई ए होगा, एक आई ओ होगा। अगर बी है तो आई बी और आई ओ। गेम समझ गए? ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है? बताइए, माता का क्या है, पिता का क्या है? ओह ओहो, ऐसा तो होता नहीं है भाई, ऐसा कैसे हो गया? मतलब ओ वाले मिल जाएं ये बढ़िया है, एक दूसरे को ब्लड दे देंगे। दोनों का प्लस प्लस है माइनस है? ये नहीं पता, कोई नहीं। बताओ माता जी के पास जीन कौन सा होगा? आईओ आईओ। इनके पास, इसमें से बच्चे में कौन कौन सी संभावना है? इस आईओ के साथ ये आईओ, इस आईओ के साथ ये आईओ, इस आईओ के साथ ये, इसके साथ ये, यानी हर मामले में यही वाला रहना है। तुम्हारे घर में जितने बच्चे होंगे सबका ब्लड ग्रुप ओ होगा। 5 के 5 का ओ है, सबका ओ निकलेगा। और अगर मान लो धोखे तुम्हारा ए होता तो इसका मतलब होता कि तुम्हें मंदिर के बाहर से उठाया है। ठीक है, तो समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये गेम है भाई ब्लड ग्रुप का। ठीक, समझे? अब ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल ले लें। मान लो माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, सीधा बता देगा बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। कोई बताएगा क्या होगा? ए भी होगा? नहीं होगा। कैसे समझो? माता के अंदर जीन कौन से होंगे? आई ए आई ओ। पिता के अंदर आई बी और ये होंगे। संभावना कौन कौन सी है? इस वाले के साथ ये जा सकता है, यानी आई ए के साथ आई वी, आई ए के साथ आई ओ, ये वाला जा सकता है उस वाले के साथ, या इस वाले के साथ ये जा सकता है, यानी आई ओ के साथ आई वी जा सकता है, या इस वाले के साथ ये जा सकता है, आई ओ के साथ आई ओ जा सकता है। अगर बच्चे में ये गया तो ब्लड ग्रुप, अगर ये गया, ये गया और ये गया, यानी चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। मैं इसलिए बताया कि आप लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप तो ये सोचते कि यार माता का ये पिता का भी तो मतलब अपना होना चाहिए ए बी, और मेरा ओ कैसे हो गया? तो ए और बी वाले का ओ हो सकता है। इसलिए एकमात्र दो ब्लड ग्रुप है, अगर माता का ए है और पिता का बी है तब बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी ओ कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं रात को पूछेंगे ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, और फिर कॉपी पेन लेके निकाल लेंगे, अच्छा हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो सकता है या बी हो सकता है। कुछ तो लोग ऐसे भी करेंगे अब पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। अब इसमें से स्टेटमेंट बताइए, यदि माता और पिता दोनों का ओ है तो बच्चे का ए भी हो सकता है। देखो ओ में तो एक नियम ही काम करता है कि दोनों का ओ है तो इनके परिवार में 5 के 5 का ओ है, तो सबका क्या होना है? ओ। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यदि माता का ए और पिता का बी है तो बच्चे का केवल ए भी होगा। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अगला स्टेटमेंट देखिएगा, यदि माता और पिता का दोनों का ओ है तो बच्चे का अनिवार्य रूप से ओ ही होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाया है, पता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी। और एक है यदि ए बी और दूसरा ओ है तो बच्चे का ओ होगा, ये आप खुद निकालिएगा। इसमें ये कह रहा है कि बच्चे का एक यानी माता का अगर ए बी है, ये कह रहा है कि माता का अगर ए बी है और पिता का ओ है तो सीधी सी बात है ए बी कब हुआ होगा? जब एक जीन आई ए एक, और ओ कब हुआ होगा? आई ओ और आई ओ। तो बच्चों में इसके साथ ये जाएगा तो ए बनेगा, इसके साथ ये जाएगा तो भी ए बनेगा, इसके साथ ये जाएगा तो बी बनेगा, इसके साथ ये जाएगा तो बी, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या बी होगा। ओ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। और ओ अगर है
तो फिर तो वही मंदिर की पैड़ियों से उठाया भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगला है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस नामक घातक बीमारी गर्भावस्था की किस विसंगति जुड़ी है? जब पिता प्लस होता है और माइनस का जो मदर होती है उसका माइनस होता है। मान लो पिता का हेलो हेलो हेलो, देखो जब पिता का ब्लड ग्रुप प्लस होता है ना, जैसे मान लो पिता का ब्लड ग्रुप ए प्लस है और माता का ब्लड ग्रुप कुछ भी है माइनस है, ए माइनस है, बी माइनस है, ओ माइनस है, ए बी माइनस है, पिता का ए प्लस है या बी प्लस है या ए बी प्लस है या ओ प्लस है, इनमें से किसी भी पुरुष की शादी माइनस वाले से अगर होगी तो दूसरी संतान जीवित नहीं रहेगी। रीजन क्या होता है? रीजन इसका यह होता है कि जो भी पॉजिटिव होता है, खास करके पिता या इनमें से कोई भी, तो बच्चे की संभावना रहती है पॉजिटिव होने की। अब बच्चा मां से जुड़ता है गर्भनाल से, सामान्य तौर पर क्या होता है, बच्चा है पॉजिटिव और मदर है निगेटिव। पहले बच्चे के बारे में जब ये कटता है गर्भनाल, तो थोड़ा सा जब कटता है तो उसके बाद में बच्चे के ब्लड का अंश मदर में रुकेगा, तो ये पॉजिटिव वाला माइनस वाले में रुकने से इसके अंदर RH एंटीबॉडी बन जाती है। RH एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन RH एंटीबॉडी बन जाती है मां के अंदर पहले बच्चे को जन्म देने पर। अब जब बन जाएगी RH एंटीबॉडी, अब अगला बच्चा जो होगा, मान लो ये सोनू था, जब मोनू होगा तो ये मोनू भी पॉजिटिव रहेगा। किसी का नाम मोनू तो नहीं है, ठीक है, चलो मोनू भी पॉजिटिव रहेगा। अब मोनू जो पॉजिटिव रहेगा, जब ये गर्भनाल से जुड़ेगा तो ये RH एंटीबॉडी है, इसके कारण से मोनू सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए पुराने जमाने में आपने सुना होगा कि भैया उनके तो एक ही बच्चा हुआ था, उसके बाद में लगातार 6 बच्चे खत्म हो गए। किसी ने करवा दिया, कोक बंधवा दी, कोक ताबीज मिला है पेड़ पे बंधा हुआ, ठीक है, किसी ने बांध दिया, भाई साहब बच्चा बचा। रीजन क्या है? वो साइंस है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटिलिस। इसलिए मुझे लगता है, अब तो खैर इसके लिए इंजेक्शन लग जाता है, अभी इंजेक्शन लगता है, अगर डॉक्टर के गाइडेंस में काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो। अगला, स्पीड बढ़ाओ यार, स्पीड कम हो रही है। हाँ, कल खींचता हूं मैं इसको ना, ब्लड भी खींच, रक्त भी खींच दूंगा, न्यूट्रिशन भी खींचूंगा। देखो ब्लड तो वो तो हृदय तो, ये इसमें 2 चैप्टर हो गए ना, एक तो रक्त हो गया, एक ब्लड ग्रुप भी तो हो गया, रक्त समूह। कल कराऊंगा इसको।